स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कैसे हमको जेई प्रिपरेशन करनी है। और मैं कुछ अपनी एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरी कैसी जर्नी रही आईआईटी की। ठीक है। तो अभी तो कोविड सिचुएशन चल रहा है, तो कुछ बच्चे काफ़ी रिलैक्स होंगे कि चलो हमारा जेई मेंस का पेपर टल गया, और कुछ लड़कों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी कि यार जेई के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, कब होंगे, कैसा होगा। तो अलग अलग तरह से लोग अलग अलग तरह से परेशान हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जेई मेंस के जो अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं और जो अटेम्प्ट्स आप देंगे, उन वो जो आने वाले अटेम्प्ट्स हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी परफॉर्मेंस का। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि जो जेई मेंस के स्कोर अभी हो रहे हैं वो परसेंटाइल के बेसिस पर हो रहे हैं। ठीक है। तो परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके अटेम्प्ट्स होंगे वो सारा तो आपको पता है। तो वो क्यूमुलेटिव परसेंटाइल निकाला जाएगा सारे लड़कों का मिला करके, और वो आपको दिया जाएगा और उसके बेसिस पर आपकी रैंक डिसाइड की जाएगी। ठीक है। तो हमारा जो मेन मतलब ये रहेगा कि एक एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ सकता है कोविड 19 सिचुएशन पे। तो देखो, होगा क्या कि जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने पे, जिनको हम बोलते हैं गुड स्टूडेंट, ठीक है, जिनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं जेई क्वालिफाई करने के, तो अगर वो स्टडी करेंगे, मान लो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी खासी, तो उनका स्टडी की लेवल बढ़ेगा। और जो बच्चे वीक हैं वो क्या करेंगे, वो भी पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे कुछ बच्चे, और उनका भी स्टडी की लेवल बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर एक आइडियल सिचुएशन देखें तो क्या होना चाहिए, कंपटीशन बढ़ना चाहिए। और ये बात मोस्टली कई सारे लड़के मानते हैं कि कंपटीशन बढ़ेगा, तो पहले जो परसेंटाइल आता था उससे आपको थोड़ा ज़्यादा परसेंटाइल चाहिए होगा सेम रैंक पाने के लिए। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर इतनी बात आपको क्लियर हो रही है तो आप ये बात आसानी से समझ गए होंगे कि आपको भी ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे अच्छी रैंक लाने के लिए अभी नॉर्मल से। बट ज़रूरी नहीं है। आईआईटी जेईई एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको लेकर के आप ये नहीं बोल सकते कि ज़्यादा टाइम मिलेगा तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे। क्योंकि वो जो एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली इस बात पे बेस्ड रहता है कि आपकी प्रिपरेशन पूरे साल कैसी रही है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एक दो या चार छः दिन पढ़ लिया और उसमें जो बहुत अच्छा चला जाएगा। तो ओवरऑल आपको करना क्या है कि जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो, प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छी रखो, तब जा करके आप जेई जैसे एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो एक बहुत रफ आइडिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट से कि कैसे करना है अभी जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था और क्या रिजल्ट्स मिले थे। देखो, अभी क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है एग्जाम प्रैक्टिस। एग्जाम प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि जनरली क्या होगा कि अगर आप अचानक से एग्जामिनेशन हॉल पे गए तो वहाँ कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, आपने पेपर देखा सॉल्व कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके प्रेशर को डील करने के लिए आपको रियल टाइम एग्जाम प्रैक्टिस आना चाहिए, यानी कि आप कई बार वैसा एग्जाम दे चुके हों, आप ऑनलाइन एग्जाम दे चुके हों। जैसे मेरे केस में क्या था कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम आया था तो नया आया था उस टाइम पे, 2018 में एग्ज़ाम्स ऑनलाइन बहुत कम होते थे। तो जेई एडवांस भी ऑनलाइन हो गया था और जेई मेंस भी ऑनलाइन ही दिया था मैंने तब। तो मैंने क्या किया था कि मैंने लैपटॉप में प्रैक्टिस ही करता था ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स बहुत कम देता था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जब मैंने रियल में ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया तो उसने क्या किया, उसने मेरी हेल्प की समझने के लिए। उससे क्या था कि आपकी हैबिट पड़ जाएगी स्क्रीन को देख करके लगातार काम करने की। जनरली अगर कोई बच्चा नहीं देख रहा है स्क्रीन और अचानक से उसके सामने स्क्रीन आ गई और वो 3 घंटे उसको देख करके दिमाग लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 1-2 घंटे में ही फेडअप हो जाएगा, उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। और अगर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो उसको जो आता होगा वो भी नहीं कर पाएगा। तो हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि जेई मेंस या जेई एडवांस में आपको जो आता है आप अगर उतना ही कर देते हैं तो वो भी सफिशियंट है। मोस्टली लड़कों के साथ क्या होता है कि जितना उन्हें आता है ना उसका 50% वो कैपिटलाइज कर पाते हैं। यानी कि अगर किसी बंदे के 100 मार्क्स आ रहे हैं तो कई बार ऐसा देखा जाता है उसको 200 मार्क्स तक भी वो ला सकता था अगर वो अपने माइंडसेट पे काम करके जाता। यानी कि उसके मान लो जैसे उसमें कि 100 नंबर आ रहे हैं, उसमें उसमें से उसके 125 पॉजिटिव मार्क्स थे और 25 निगेटिव मार्क्स थे। ठीक है।
25 निगेटिव मार्क्स मतलब उसने 25 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे, 25 क्वेश्चन उसके गलत थे, समझ गए। अब उसने 25 क्वेश्चन गलत किए थे तो उसके 25 निगेटिव मार्क्स आ गए। तो अगर वो मान लो 20 क्वेश्चन भी सही करके आता ना, ये 25 में से मतलब 25 अगर उसने गलत किए, तो मोस्ट ऑफली ऐसा हो सकता है कि उसमें से 20 क्वेश्चन तो वो सही कर सकता था, बस उसका दिमाग उतना ज़्यादा काम नहीं किया, उतना ज़्यादा उसका माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से उसने छोटी छोटी मिस्टेक से और क्वेश्चन गलत करके आ गया, समझे। तो अगर वो 20 क्वेश्चन इससे सही करके आते तो 80 मार्क्स प्लस होते, प्लस और जो 20 मार्क्स यहाँ माइनस हुए हैं वो प्लस हो जाते, तो ओवरऑल उसका 200 के आसपास स्कोर हो जाता। तो अपने को इस बात पे बहुत ज़्यादा काम करना है कि जो रियल टाइम एग्जाम प्रैक्टिस हो वो बहुत अच्छी हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कम से कम 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। 10 ईयर्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेई मेंस में क्या होता है कि पैटर्न काफ़ी हद तक क्वेश्चंस का एक ही लेवल का रहता है। जेई एडवांस में तो पेपर कभी बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है, कभी थोड़ा सा इजी आ जाता है। जेई मेंस में तो टफ, जेई एडवांस में तो टफ ही रहता है सब कुछ। तो उसमें तो आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो टफ ही लगेगा, तो उसकी तो एक अलग ही रूल है कि भाई प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। बट जेई मेंस में क्या रहता है कि अगर आप जेई मेंस के पेपर करके जा रहे हो ना, तो वैसा ही दिखता दिखता क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो आपने ऑलरेडी अगर उस क्वेश्चन को एक बार देखा है, आपने ऑलरेडी उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके रखा है, तो आपको तो ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप हैंड टू हैंड उसको सॉल्व कर लोगे। तो जो क्वेश्चन आपको 2 या 3 मिनट लगने थे, अगर आपने उसको पहले से देखा है तो आप उसको 1 मिनट में कर दोगे। तो ओवरऑल क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए जेई मेंस में, अगर आप अच्छा एग्जाम या अच्छी रैंक चाहते हैं तो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अब इस टाइम का यूज आप दो तरह से करोगे। एक तो क्या होगा कि आपने क्वेश्चन सही किया, और दूसरा क्या है कि आपने क्वेश्चन गलत किया। तो जो सबसे खराब केस क्या होता है भाई, आपने अपना टाइम भी लगाया और क्वेश्चन गलत करके आया, प्लस निगेटिव मार्क भी लेकर के आए। ये मतलब बहुत बुरी सिचुएशन होती है। आपको बचना है, आपको ये कोशिश करनी है कि मैं उसी क्वेश्चन को टच करूं जिस क्वेश्चन पे मुझे उम्मीद है कि मैं कर पाऊंगा। तो अगर जैसे कई बार क्या होता है कि इस मेंटेलिटी के लोग ना, मतलब कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो अपना टाइम जब इन्वेस्ट करे किसी क्वेश्चन पर तो उसे निगेटिव मार्क मिले। जैसे कोई भी है, मैं ही हूँ, तो मैं थोड़ी चाहूंगा कि भाई कोई भी क्वेश्चन है उसको करो और वो गलत हो जाए, बिल्कुल नहीं। तो होगा क्या कि जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और मैंने देखा कि भाई ये क्वेश्चन अब आ रहा है, जैसे मैंने मान लो कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया करना, 4 5 6 लाइन किया, अब मुझे लगा कि यार ये तो गलत हो गया मेरे से, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं दूसरी तरह से इस पर सोचूंगा। फिर मैंने वैसे किया, फिर मैंने वो उतना करने के बाद फिर मुझे लगा यार हाँ यार इसका आंसर कुछ ऐसा हो सकता है। फिर मैंने जल्दी जल्दी में, क्योंकि मेरे ऊपर क्या हुआ कि मैंने 2 मिनट जो इस पे बर्बाद किए ना, इसका प्रेशर मुझे इस स्टेप पे आ गया। अब जब इसका प्रेशर मुझे इस स्टेप पर आ गया तो मैंने यार इसको और ज़्यादा जल्दबाजी से किया, जल्दबाजी से करने के चक्कर में 2 स्टेप गलत कर दिया और गलत आंसर पे आ गया। तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि भाई अगर ठीक है एक बार गलत हो जा रहा है तो उसको उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि जितना ही टाइम तुम उसको देते जाओगे ना उतना ही ज़्यादा तुम्हारे ऊपर प्रेशर आता जाएगा उस क्वेश्चन को करने का। और जितना ज़्यादा प्रेशर आएगा तो उतनी ही ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम कोई ना कोई गलत आंसर मार करके बाहर निकलोगे उस क्वेश्चन से। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, क्वेश्चन उठाओ एक बार सॉल्व करो, जहां पर लग रहा है कि यार यहाँ से क्वेश्चन में को आगे ले जाना मुश्किल है उसको वहीं पे छोड़ दो, एक पेज छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उस क्वेश्चन के लिए थोड़ी जगह छोड़ के आगे बढ़ जाओ ताकि बाद में याद रहे कि इस क्वेश्चन को मुझे करना है। ठीक है, देन अगले इस क्वेश्चन पे चले जाओ। पहला टास्क यही होना चाहिए कि हमको इजी क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। इजी क्वेश्चन, जो तुमको इजी का मतलब ये है कि जो तुम्हें लगे कि नहीं ये तो मुझसे हो ही जाएगा, और जेई मेंस में ऐसा बहुत होता है जनरली। केमिस्ट्री में तो एक एक दो दो लाइन के आंसर निकल आते हैं, फिजिक्स में भी सिंपल क्वेश्चंस हो जाते हैं कई बार, और मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन कहने का मतलब हम ये समझ गए कि भाई एग्जाम के पहले हमको प्रैक्टिस करके जाना है, और ड्यूरिंग एग्जाम हमको क्वेश्चंस में इजी क्वेश्चंस पिक करने हैं और उनको सही करना है। फिर उसके बाद अगर हमें लगता है कि यार ठीक है अब तो अपने को 50-50 चांस है, हो भी सकता है कि सही हो सकता है कि गलत हो, इन दैट केस फिर आप उस क्वेश्चन को पिक करो जिसको में आपको लगता है कि आप उस टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा अच्छे हो, उसको उठाओ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि एग्जाम के टाइम में कभी अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश मत करना। मतलब ये गलती अगर आपने कर दी तो मतलब एग्जाम आपका खराब होने ही वाला है।
तो कभी भी आपको स्पीड बढ़ाने का बहुत शौक है, तो आप एक काम करो भाई, कि घर में बैठो, प्रैक्टिस करो, एग्जाम की में अपनी स्पीड बढ़ाओ। लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हो, तो वहां अपनी महानता सिद्ध करने का प्रयास ना करो। वहां सिंपल जितनी आपकी घर वाली स्पीड है, उससे थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम में काम चलाओ। क्योंकि जितना अगर आपने यहाँ पर ये प्रैक्टिस करके रखे हो ना, तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा तुम कितने क्वेश्चन कर सकते हो अपनी नॉर्मल स्पीड से, और उतने ही क्वेश्चन करके आने की कोशिश करो। अगर तुमने सोचा कि मैं आज मेरे अंदर कोई आत्मा चढ़ गई है और मैं कुछ कर लूंगा, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चमत्कार की उपेक्षा या अपेक्षा बिल्कुल भी ना करें किसी भी एग्जाम में। एग्जाम का एक बात हमेशा ध्यान रखना, कि अगर आप सोच के जा रहे हो ना कि मैं तुक्का मारूंगा सही हो जाएगा, किस्मत मेरी साथ दे देगी, ऐसी कोई भी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। और जिसके साथ हो जाए वो बहुत रेयर केस होता है। तो मुझे नहीं लगता है, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने एक दो तुक्के मारे थे, हाँ, किस्मत ने साथ नहीं दिया। नहीं होता ऐसा, किसी के साथ नहीं होता यार। मतलब एक दो तुक्के मार भी दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, रिस्क रहता है, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट यही रहता है कि अपनी ताकत पे डिपेंड करो, अपने आप को बैकअप करो कि ठीक है यार, मुझे जितनी स्पीड से आ रहा है मैं उतनी स्पीड से कर रहा हूँ, मुझे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उतने कर रहा हूँ। अगर मेरे को नहीं आ रहा है तो मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं रिस्क नहीं लेने वाला, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करके निगेटिव मार्क लेके नहीं जाने वाला, समझे ना। मतलब ये सबसे बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि भाई आपने अपना टाइम भी दिया, क्वेश्चन पे दिमाग भी लगाया और निगेटिव नंबर लेके जा रहे हो यार। तो ये तो मतलब बहुत हर्टफुल चीज रहती है, ठीक है। तो हमने दो तीन चीजें समझी। पहला टेक अवे ये है कि भाई अपने को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कायदे से, और इस प्रैक्टिस में अपने को स्पीड का ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, सारी चीजें समझनी है, ताकि हम एक जब रियल टाइम एग्जाम दें तो वहां पर हमको क्लियर रहे कि हमको कैसे क्या करना है। दूसरी बात यह है कि एग्जाम के टाइम में कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि भाई बैठ के चलो आज तो मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, मेरे अंदर तो ये घुस गया वो घुस गया, कुछ भी नहीं। कोई भी चमत्कार की अपेक्षा नहीं करनी, अपने को जितना अपने को आता है उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम एक बार दे दिया ना, मान लो जैसे कुछ बच्चों का जी एडवांस देते हैं तो उसके बाद दूसरा टर्न आता है, तो उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो उसके बाद किसी से डिस्कशन ना करो। मान लो आपने पेपर वन दे दिया, तो पेपर वन देने के बाद पेपर टू के बीच में जो 2 घंटे का टाइम होता है, उसमें फिर आप किसी से डिस्कशन ना करो कि मेरा ये कैसा रहा वो कैसा रहा, बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप शांति से जाओ कहीं आसपास, अगर गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी में बैठ के थोड़ी देर एसी चला के आराम कर लो, अगर ऐसे ही जा रहे हो तो कहीं आसपास जगह देख लो, पेड़ की छाया में बैठ के आराम कर लो। घर वालों से को पहले ही मना कर देना, भाई देखो पेपर के बारे में अभी मत पूछना, शाम को जब पेपर हो जाए तब पूछ लेना आराम से। तो बिल्कुल भी अपने आप को रिलैक्स फील करा के दूसरा पेपर दो। उसके बाद जो नौटंकी करनी हो करो, दोस्तों को फ़ोन करो, उनको बताओ कि मेरा ये खराब हुआ, अपना रोना धोना शुरू कर दो, वो सब अलाउड है। बट बीच में कुछ भी नहीं करना, बीच में सिर्फ खुद के दिमाग को रिलैक्स देना। एक बात हमेशा याद रखना कि जेई जैसे पेपर सिर्फ दिमाग की मदद से निकाले जा सकते हैं, किसी और तरीके से नहीं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आपका माइंड का यूज, आप किस तरह से अपने माइंड को यूज कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपने दिमाग में कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा लाया जो कि हानिकारक है, तो उसका आपका प्रभाव तुरंत दिखाई देगा आपके रिजल्ट पर। तो बिल्कुल भी उल्टे सीधे थॉट्स नहीं लाने हैं, माइंड को बिल्कुल ही मैनेज करके रखना है। क्यूरियोसिटी एंजाइटी सारी चीज़ों को बिल्कुल कायदे से मैनेज कर लो। ये ना सोचो कि मेरा खराब होगा तो मेरे घर वाले जूता मारेंगे लात मारेंगे, ये सब चीज़ें बात की हैं। अपने को क्या करना है कि अपना 100% लेके आना है, 100%। ये जो 50% है ना, इसको बढ़ा करके 100% तक लेके जाना है। अगर आपको कभी पेपर दिया होगा ना, तो एक काम करना, पेपर देने के बाद जब घर जाना तो पेपर को खोलना और फिर से सॉल्व करना। फिर तुम देखना कि यार तुम घर पे बैठ के करोगे ना तो तुम ज़्यादा कर ले जाओ। ऐसा तभी होता है क्योंकि ये जो 50% वाला मार्क है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा 50% ही करोगे, प्लस माइनस होता रहता है, ठीक है। मैं नॉर्मली मान लेता हूँ 50% के आसपास रहता है सबका, अधिकतर लोगों का, सबका नहीं, ठीक है। तो आपको ये लगेगा ना कि जितना आपने एग्जाम में किया ना उससे ज़्यादा अच्छा आप कर पा रहे हो, इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि वहाँ आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे से आपका साथ दे रहा है। और यही चीज़ आपको नोटिस करनी है कि भाई मेरा दिमाग कब मेरा साथ ज़्यादा अच्छे से देता है, और उसी तरह का माहौल बना करके रखो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ अपने बारे में कि मेरी ये जो टॉपिक लिखा है, माई जर्नी टू बिकम एन IITian, इस बारे में, ठीक है।
तो देखो, मेरे तो ऑलरेडी एक एडविजो करके साइट है, तो उसमें ऑलरेडी मेरी स्टोरी पब्लिश है, तो उसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो उसमें जाके आप पढ़ सकते हो। मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि मैंने लगभग क्लास 11 से जेई की तैयारी स्टार्ट किया था, ये कानपुर आईआईटी कालरा शुक्ला से। और उसके बाद फिर मुझे आईआईटी मिला, आईआईटी भुवनेश्वर, वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। और उसके बाद अभी मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है। अभी नॉर्मली मैं कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वीडियो अनोमली एंड डिटेक्शन। और इसके अलावा मेरा जेई का बहुत पहले से ही सपना था, तो मैंने जेई के बारे में ही सोचा था, और जेई मैंने निकाला भी। जेई के अलावा मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, चाहे एनडीए हो, केवीपीवाई हो, एक यूपीएसटीएससी था स्कॉलरशिप वाला एग्जाम, वो एलपीयू में भी 2 लाख का स्कॉलरशिप मुझे मिल चुका है। तो वो सारी चीज़ें आप ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी, जो लिंक आपको दिया जाएगा मेरी स्टोरी का। तो उस स्टोरी को आप पढ़ लेना, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बता के रखा है कि किस तरह से बच्चों को कोचिंग के इंटरव्यूज, सॉरी, कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स का यूज करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। अभी मैंने इसमें सिर्फ एग्जाम्स की बात की है कि कैसे एग्जाम्स में आपको क्या करना है। अब अगर बात कर लें जेई प्रिपरेशन की, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, तो अभी जो बच्चे हैं मैं उनको सीधा से बोलूँगा कि अभी प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना। प्रिपरेशन प्रैक्टिस में बहुत अंतर होता है। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि आप नई चीज़ें ऐड करते जाते हो, और प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, जितनी चीज़ें आपको मिली हैं उन्हीं को आपको ग्रूम करना है। तो अभी तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जिसने 2 साल में जितना पढ़ लिया है उसी को ग्रूम करें। जिसको लग रहा है कि उसने पढ़ा नहीं, उसको अभी और पढ़ना है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो अगले साल भी एग्जाम में बैठने वाला है। तो अगले साल की तैयारी कर ले फिर। मैं ना, इस साल तो उसको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, उसको अगले साल बैठना है, वो प्रिपरेशन कर लें। प्रिपरेशन के लिए अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है। थैंक यू।